क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अर्बन मिथ्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें पहली कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है टनल। हम लोग देखते हैं गीहुन नाम के एक लड़के को जो एक ड्रग माफिया है। गीहुन को एक पुलिस वाला रोक लेता है और गीहुन सारी ड्रग्स को छुपा देता है। पुलिस वाला गीहुन से लाइसेंस वगैरह मांगता है और पुलिस को गीहुन पे शक भी होता है, पर इन द एंड पुलिस वाला गीहुन को जाने देता है। गीहुन के पसीने छूट जाते हैं पर वो आगे बढ़ता है और एक टनल के अंदर एंटर करता है और अचानक ही एक हिरण उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। गीहुन गाड़ी को रोकता है पर हिरण गायब हो जाता है और अब उसे एक हाथ का निशान दिखता है अपने गाड़ी के शीशे पे और वो उस निशान को वाइपर से साफ करने की कोशिश करता है। पर अजीब बात तो ये थी कि वो निशान गाड़ी के अंदर की तरफ था। अब अचानक ही हाथों के निशान विंडशील्ड पे भी आ जाते हैं और गीहुन घबरा जाता है। गीहुन टनल से बाहर निकलता है और एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकता है। वो जाके अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एक खून से लथपथ बैग। हम लोग समझ जाते हैं कि गीहुन ने किसी लड़की का मर्डर किया है और अब वो उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा है। उस बैग में से लाश के बाल भी बाहर निकल रहे थे जिन्हें गीहुन काट देता है। गीहुन वापस आगे बढ़ता है और वो फिर से एक और टनल में एंटर करता है, पर इस बार गीहुन को डर लग रहा था क्योंकि उसे अपने आसपास उस लड़की की आत्मा दिख रही थी। वो इन सारी पैरानॉर्मल चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और तभी गाड़ी के शीशे हाथों के निशान से भर जाते हैं और गीहुन बुरी तरीके से डर जाता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और गुस्से में गाड़ी से निकलता है और एक हथौड़े से लाश वाले बैग को पीटने लगता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब गीहुन को पता चलता है कि लाश बैग में से गायब हो चुकी है। गीहुन को अब पास के एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में से कुछ आवाजें आती है और उस बॉक्स के अंदर होती है उसी लड़की की लाश। अचानक ही लाइट्स फूट जाती है और उस लड़की की लाश जिंदा हो जाती है। लाश अब क्रॉल करते हुए गीहुन की तरफ बढ़ने लगती है और गीहुन डर के मारे वापस गाड़ी में जाके बैठ जाता है पर गाड़ी अब स्टार्ट नहीं होती। गीहुन समझ जाता है कि वो लड़की अब उसे नहीं छोड़ेगी और फिर वो आत्मा गीहुन पे पीछे से हमला कर देती है और एक हथौड़े से बुरी तरीके से गीहुन को तब तक मारती है जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है वुमेन इन रेड। हम लोग देखते हैं सोजिन नाम की लड़की को जो एक फ्यूनरल में आई हुई थी। वो फ्यूनरल था ह्युनजो नाम की एक लड़की का जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर ह्युनजो की मौत से सोजिन बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। सोजिन अपनी दोस्तों से बात करने के बाद वापस घर चले जाती है पर उसे अपनी बिल्डिंग की गराज में एक औरत दिखाई देती है जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। वो औरत सोजिन को घूरती रहती है पर सोजिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसी सेम रात को जब सोजिन अपनी दोस्त से बात करके वापस घर आ रही थी तो उसे फिर से वो औरत दिखाई देती है और इस बार सोजिन डरते हुए अपने घर में घुसती है। रात को सोजिन को उसी औरत के बारे में डरावना सपना आता है और वो जाग जाती है। सोजिन अब याद करती है ह्युनजो को और वो अपने स्कूल की फोटोज को देखती है। फोटोज में हम लोग ह्युनजो को सोजिन के आसपास देखते हैं पर सोजिन किसी भी फोटो में ह्युनजो के पास नहीं होती। अगले दिन पार्किंग में सोजिन को फिर से वो औरत दिखाई देती है और इस बार सोजिन उस औरत से लड़ने लगती है पर वो औरत अचानक ही गायब हो जाती है और अब सोजिन को लगता है कि वो औरत शायद इंसान नहीं है। इस बारे में सोजिन अपनी दोस्त से बात करती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सोजिन ह्युनजो को पसंद नहीं करती थी और ह्युनजो हमेशा से सोजिन की दोस्त बनना चाहती थी, पर जो सोजिन थी वो हमेशा ह्युनजो की दोस्ती को ठुकराती रहती थी। सोजिन अब वापस घर जाती है पर जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो सामने वो औरत खड़ी होती है। सोजिन 3 बार अलग अलग फ्लोर पे डरते हुए जाती है पर हर बार वो औरत सामने होती है और सोजिन बुरी तरीके से डर जाती है। वो औरत फाइनली अपना चेहरा सोजिन को दिखाती है और असल में वो होती है ह्युनजो की आत्मा। ह्युनजो अब सोजिन की तरफ बढ़ती है और सोजिन बुरी तरीके से डर के भागती है। सोजिन अपने घर में भी घुस नहीं पाती और जहाँ भी सोजिन जाती है ह्युनजो उसके पीछे आ जाती है। एंड में अचानक ही ह्युनजो गायब हो जाती है और सोजिन डर के मारे अपनी बिल्डिंग के बाहर भाग जाती है। वो बुरी तरीके से डर चुकी थी और इससे पहले सोजिन मदद मांग पाती ह्युनजो उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ह्युनजो सोजिन को पकड़कर दीवार पे चढ़ने लगती है और उसे बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाती है। सोजिन ह्युनजो से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ह्युनजो की मौत सोजिन की वजह से हुई थी क्योंकि सोजिन ने ह्युनजो को बहुत ज्यादा परेशान किया था, वो भी बस इस बात पे कि ह्युनजो सोजिन से दोस्ती करना चाहती थी पर सोजिन को ह्युनजो से दोस्ती नहीं करनी थी। और कहानी के एंड में ह्युनजो सोजिन को छत से नीचे गिरा देती है और सोजिन बुरी तरीके से मारी जाती है और ह्युनजो का बदला पूरा हो जाता है।
इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टूथ वर्म्स। हम लोग देखते हैं चूंग नाम के एक डेंटिस्ट को जिसके पास एक आदमी आया हुआ होता है। उस आदमी के दांतों में बहुत ज्यादा दर्द था, पर चूंग को पता नहीं चलता कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। उस आदमी के एक्सरे में भी कोई दिक्कत नहीं थी और चूंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड में वो उस आदमी को घर भेज देता है ये कह के कि उसके दांत बिल्कुल ठीक हैं। अब उस रात को जब सब लोग चले जाते हैं तो चूंग को एक सिंक में पानी भरा हुआ मिलता है और ये वही सिंक है जिसमें उस आदमी ने कुल्ला किया था। चूंग उस सिंक के प्लग को निकालता है और उसे मिलते हैं बहुत ही अजीब कीड़े जो बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं। चूंग उन कीड़ों को तुरंत ही फेंक देता है और वो जाके फिर से उस आदमी का एक्सरे चेक करता है और वो देखता है कि उस आदमी के दांतों के अंदर वो अजीब से कीड़े हैं। चूंग ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और वो इस बारे में जाके अपने सुपरवाइजर से बात करता है, पर उसके सुपरवाइजर ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। सुपरवाइजर चूंग को लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करने के लिए बोलता है और चूंग कीड़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है। सरप्राइजिंगली उसे लाइब्रेरी में उन कीड़ों के बारे में पता चलता है कि उन्हें टूथ वर्म्स कहते हैं और वो कीड़े बस आज तक एक इंसान के अंदर देखे गए हैं। चूंग को पता चलता है कि सालों पहले उन कीड़ों ने एक आदमी को इन्फेक्ट किया था और वो आदमी पागल हो गया था जिसे एंड में मार दिया गया था। किताबों के हिसाब से वो कीड़े जानलेवा हैं और बहुत आसानी से फैलते हैं और अगर उन्हें रोका ना जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच सकता है। ये सब जानने के बाद चूंग वापस जाता है जहाँ पे फिर से वो आदमी अपने दर्द को लेके आया हुआ था। चूंग अब उस आदमी के पास जाता है ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ और वो उस आदमी का मुंह सबसे पहले सुन कर देता है। उन कीड़ों को अब निकालने का एक ही तरीका था और वो था उस आदमी का जबड़ा काटकर उन कीड़ों को एक एक करके निकालना। पर चूंग अब काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये कीड़े जानलेवा हैं। चूंग अब डर डर कर उस आदमी का जबड़ा काटता है और उसमें से कीड़े बाहर निकालना शुरू करता है, पर तभी उस आदमी को कुछ हो जाता है। वो आदमी कांपने लगता है और वो कीड़े उसकी आंख में भी पहुंच जाते हैं और चूंग समझ जाता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और वो कीड़े उस आदमी के दिमाग तक पहुंच चुके हैं। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो चूंग की गर्दन को बुरी तरीके से काट देता है। चूंग जमीन पे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी अब चूंग की असिस्टेंट को भी बुरी तरीके से काट लेता है। चूंग अब बचने के लिए खुद को कैबिन में बंद कर देता है और वो देखता है कि उसकी गर्दन में भी कीड़े आ गए हैं। चूंग को कुछ समझ नहीं आता और वो बचने के लिए अपने जबड़े को काटना शुरू कर देता है और वो देखता है कि अब उसकी असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी में बदल गई है। चूंग समझ जाता है कि वो इस बीमारी से नहीं बचने वाला और फिर कीड़े उसके दिमाग में भी पहुंच जाते हैं और कहानी के एंड में चूंग भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दुनिया में आखिर क्या होने वाला है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है नेक्रोमेंसी। हम लोग देखते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स को जिनका नाम है जी ह्यून और हायुन। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, इतनी ज्यादा कि वो दोनों एक दूसरे के नाखून भी काटती है। एक दिन वो दोनों प्रॉमिस करती है कि अगर उन दोनों में से कोई भी मर जाएगा तो दूसरा बचा हुआ दोस्त अपने मरे हुए दोस्त की आत्मा को वापस बुलाएगा नेक्रोमेंसी के जरिए। दोस्तों, नेक्रोमेंसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें काला जादू इस्तेमाल करने के बाद किसी भी आत्मा को अपने पास बुलाया जा सकता है। अब होता ये है कि हायुन प्रॉमिस करने के बाद खुदकुशी कर लेती है और जीहुन डिप्रेस्ड हो जाती है। उसका क्लास में मन नहीं लगता और उसे बार बार वो दिन याद आता है जब हायुन मरी थी। अब एक शाम स्कूल के बाद जीहुन लॉकर रूम में जाती है और वो हायुन का सामान निकालती है। सामान में उन दोनों की कुछ फोटोज होती हैं जिससे उसे पुरानी बातें याद आती है। जीहुन को हायुन की डायरी भी मिलती है जिसमें नेक्रोमेंसी रिचुअल करने का तरीका लिखा हुआ था। सामान में जीहुन को हायुन के नाखून और एक अजीब गुड़िया भी मिलती है और जीहुन अब फैसला करती है हायुन को वापस बुलाने का। जीहुन हायुन के नाखूनों को उस गुड़िया में भर देती है और फिर डायरी में लिखा हुआ एक मंत्र पढ़ती है। अब जब जीहुन रिचुअल कर रही होती है तो हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें जीहुन के चोट लग जाती है और हायुन उसका खून चूसने लगती है और इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि हायुन जीहुन से प्यार करती थी पर जीहुन हायुन को सिर्फ बेस्ट फ्रेंड मानती थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जीहुन रिचुअल का आगे का पार्ट करती है। वो 1 मिनट का टाइमर अपने फोन में लगाती है और रिचुअल के हिसाब से जाकर छुप जाती है और ये रिचुअल का आखिरी पार्ट था जिसके बाद हायुन की आत्मा जीहुन के पास आ जाएगी। 1 मिनट पूरा हो जाता है और पूरे स्कूल की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। जीहुन के सामने हायुन की आत्मा आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और जीहुन अब हिम्मत करके अपनी दोस्त से बात करने के लिए आगे बढ़ती है पर हायुन अचानक ही गायब हो जाती है। जीहुन वापस रिचुअल वाले कमरे में जाती है और वो देखती है कि जिस पेज पे हायुन ने रिचुअल लिखा हुआ था वो पेज आधा फटा हुआ है।
जीहुन तुरंत ही उस फटे हुए पेज का दूसरा हिस्सा ढूंढने में लग जाती है, जो थोड़ी ही देर में उसे मिल जाता है। और इस पेज पे लिखा हुआ था कि रिचुअल के बाद जो आत्मा वापस आएगी वो नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा खतरनाक होगी। अब तभी हायुन की आत्मा वहाँ पे आ जाती है, जो डिमोनिक हो जाती है। जीहुन डर जाती है, पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाती, हायुन की डिमोनिक आत्मा जीहुन को कच्चा पूरी तरीके से खा जाती है। जीहुन को खाने के बाद हायुन जाके शीशे के सामने खड़ी होती है, जहाँ पे हायुन को शीशे के अंदर जीहुन दिखाई देती है। और हम लोग समझ जाते हैं कि हायुन ने जीहुन को अपने साथ जोड़ लिया है और अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब पांचवी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है द वॉल। हम लोग देखते हैं जुओंग नाम के एक लड़के को, जिसने आज ही नए घर में शिफ्ट किया है। पर रात होते ही उसकी दीवार में से खटखट की आवाज आने लगती है। वो आवाज पूरी रात आती है और जुओंग सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो काम पे जाता है तो एक सुंदर लड़की एलिवेटर में चढ़ती है। जुओंग को पता चलता है कि वो लड़की उसकी पड़ोसन है और अब उसे लगता है कि शायद वो लड़की उससे बात करना चाहती है और इसलिए ही वो रात भर दीवारें पीट रही थी। वो लड़की जाते हुए अपना स्कार्फ गिरा देती है और इस बात से जुओंग का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है, क्योंकि कोई अनजान लड़की जानबूझकर अपना स्कार्फ नीचे क्यों गिराएगी। अब रात को जुआंग उस लड़की से दीवार के जरिए बात करने की कोशिश करता है और उसे जवाब तो मिलता है, पर सिर्फ खटखट के जरिए। जुआंग को लगता है कि वो लड़की शर्मीली है और इसलिए वो बोलता है कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार दीवार खटकाओ और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो 2 बार। ऐसा करने से जुआंग को हाँ और ना में जवाब मिलने लगते हैं और वो खुश हो जाता है। अगले दिन जुओंग फिर से उस लड़की से एलिवेटर में मिलता है और वो उससे एलिवेटर में भी नॉक नॉक करके बात करने की कोशिश करता है। अब जब वो लड़की जुओंग की नॉक नॉक वाली हरकत देखती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस बात को हंसकर टालकर वहाँ से चली जाती है। अब उस रात को जुओंग को खटखट की आवाज नहीं आती और इसलिए वो उस लड़की के घर उसका स्कार्फ वापस करने के लिए जाता है। उस लड़की के घर का दरवाजा खुला हुआ था और जब जुओंग अंदर जाता है तो उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे वहाँ पे कोई रहता ही ना हो। इस बीच में हमें एक न्यूज पता चलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक कपल गायब हो गया है और उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली है। हम लोग समझ जाते हैं कि ये अपार्टमेंट उसी कपल का है जो गायब हो गया है और जो लड़की जुओंग को मिली थी वो मर चुकी है। जुओंग वापस अब अपने घर जाता है, जहाँ पे अब वो दीवार को तोड़ने लगता है और उसे मिलता है एक सीक्रेट क्लोजेट और उस क्लोजेट में छुपी हुई होती है उस कपल की लाश, जिससे जुओंग के होश उड़ जाते हैं। अब उस कपल की मौत कैसे हुई ये तो हमें पता नहीं चलता, पर डर के मारे जब जुओंग अपने घर से भागने की कोशिश करता है तो एक अनजान शक्ति उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और फिर वो अनजान शक्ति जुओंग के पूरे घर में भूकंप को ले आती है और एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है और वो शक्ति जुओंग को उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है। जिसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।